लखनऊ डायरी में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने नवाब रफ़ीउद्दीन हैदर के सिलसिले की तीसरी किस्त पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। नवाब रफ़ीउद्दीन हैदर की तख्तनशीनी की खबर मिलते ही रेजिडेंट सैयद लताफ़त हुसैन के हमरा बेगम साहिबा को रोकने लाल बारादरी पहुँच गया। राजपूत सरदार मोहन सिंह और लालता प्रसाद के फौजियों से घिरी बेगम साहिबा ने रेजिडेंट की एक न सुनी। उनके फौजियों ने रेजिडेंट और लताफ़त हुसैन को घेर लिया। बेगम के फौजियों ने कोठी फरा बख्श पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। नवाब रोशनुद्दौला और नवाब नसीरुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया था। एक बार फिर रेजिडेंट ने बेगम साहिबा के वकील मिर्ज़ा अली ख़ान की मार्फत अपने सेक्रेटरी शेक्सपियर और लताफ़त हुसैन के हमरा बेगम साहिबा से बातचीत करने और उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर बेगम साहिबा अपने इरादों से पीछे नहीं हटी। इस बीच राजपूत सरदार मोहन सिंह ने नवाब रफ़ीउद्दीन हैदर को तख्तशाही पर बैठाकर उनकी हुकूमत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जश्न ताजपोशी शुरू हुई। शहनाइयाँ बजने लगीं, तोपों की सलामी दी जाने लगी। हाजरीन ने बढ़कर नवाब रफ़ीउद्दीन हैदर को मुबारकबाद पेश की। बेगम साहिबा से बातचीत का खातिरख्वाह नतीजा न निकलता देखकर मायूस रेजिडेंट ने बाहर जाने लगे तो फौजियों ने उन्हें घेर लिया और उनसे कहा कि नए नवाब को अवध का बादशाह तस्लीम करो और उनके हुजूर में सलामी दो। रेजिडेंट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बेगम साहिबा के वकील मिर्ज़ा अली ख़ान ने किसी तरह रेजिडेंट को और उनके हमराइयों को बेगम के फौजियों के चंगुल से आज़ाद कराकर बाहर भेज दिया। ये लोग लाल बारादरी के बाहर आकर खड़े हो गए। इतने मड़ियाओं छावनी से फौज भी आ गई। रेजिडेंट ने हुक्म दिया कि लाल बारादरी पर मोर्चा बना लिया जाए। सुबह को बेगम साहिबा के वकील ने रेजिडेंट से मुलाकात की और उन्हें बताया कि बेगम साहिबा आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। रेजिडेंट फौरन अपने सेक्रेटरी और लताफ़त हुसैन के हमरा महल में गए। बेगम साहिबा के पास पहुंचकर बातचीत शुरू होने से पहले ही रेजिडेंट ने बहुत बेअदबी से बेगम साहिबा को धमकी देकर कहा कि वो अपने फौजियों और नवाब रफ़ीउद्दीन हैदर के हमरा बारादरी खाली कर दें और अलमास मार्ग चली जाए, नहीं तो आपके खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाएगी। बाहर फौजें तैयार खड़ी हैं, बस एक इशारे की देर है। रेजिडेंट ने बेगम साहब के वकील को भी समझाया कि बेगम साहिबा को माफ़ी तभी मिलेगी जब वो नवाब रफ़ीउद्दीन हैदर के साथ बारादरी खाली कर दें और हथियार डाल दें। बात शुरू होने से पहले ही रेजिडेंट की बदकलामी और धमकी ने बात बिगाड़ दी। बेगम साहिबा को गुस्सा आ गया और उन्होंने रेजिडेंट को खूब डांटा। बेगम साहिबा के फौजियों ने रेजिडेंट को घेर लिया और चाहते थे कि मार डालें, मगर बेगम साहिबा ने फौजियों को मना कर दिया। रेजिडेंट अपनी साजिश में कामयाब हो चुका था। वो अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब उसके पास फौजी कार्रवाई का बहाना मिल चुका था। दिन निकल चुका था। जब इस हंगामे की खबर तेज़ी से शहर में फैली तो बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के वफादार साथी भी धीरे धीरे बेगम साहिबा की फ़ौज में आकर मिलने लगे। बेगम साहिबा की बढ़ती हुई फ़ौज को देखकर रेजिडेंट ने मुस्तफ़ा अली ख़ान रिसालदार से कहा कि तुम अंदर जाकर बेगम साहिबा से कहो कि उनको 15 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, बाहर आ जाए, नहीं तो अपने आप को तोप के निशाने पर समझें। मुस्तफ़ा अली ख़ान बारादरी के अंदर गए। दरबार में शोर शराबा बहुत था। महफिल में दौलत भांड का बेटा नूरा भांड गा बजा रहा था। 15 मिनट का वक्त यूं ही गुजर गया। मुस्तफ़ा अली ख़ान अभी लाल बारादरी में थे कि रेजिडेंट ने तोप दागने का हुक्म दे दिया। मुस्तफ़ा अली ख़ान ने दौड़कर नवाब रफ़ीउद्दीन हैदर को तख्त से उतार लिया और ख़ुद तोप का निशाना बन गए। उनके साथ दौलत भांड भी हलाक हुआ। इस तरह अंग्रेज़ों ने अपने ही कासिद की जान ले ली। बेगम साहिबा ने हुक्म दिया कि पाई बाग की तरफ जो बारादरी के पर्दे हैं उन्हें ऊंचा बांध दिया जाए। इतने में 5-6 गोले तोप के और चले, जिससे बारादरी गर्दोगवार से अट गई। अंग्रेजी फौज सीढ़ियां लगाकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगी, जिन पर बेगम साहिबा के फौजियों ने गोलियां बरसा दी। मेजर मार्शल ने भी नीचे से गोलियां दागी ताकि अंग्रेज फौजी दरबार में दाखिल हो सकें। इस गोलाबारी में बेगम के वफादार सरदार मोहन सिंह और लालता प्रसाद लड़ते हुए मारे गए, जिसके बाद सीढ़ियों से चढ़कर अंग्रेज फौजी दरबार में दाखिल हो गए। ब्रिगेडियर जॉनसन के हवलदार ने आगे बढ़कर नवाब रफ़ीउद्दीन हैदर को गिरफ्तार कर लिया। उनके बाजू पुष्ट से बांध दिए गए, उनके सर से ताज उतार लिया गया। इसके बाद उनकी दादी बादशाह बेगम और इमाम बख्श को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फौज की निगरानी में बादशाह बेगम को पालकी में बैठाकर और नवाब रफ़ीउद्दीन हैदर को रस्सियों में जकड़कर पैदल घसीटते हुए बेलीगारत ले जाया गया। इस हंगामे के बाद अंग्रेज फौजियों ने लाल बारादरी में खूब लूट मार की। तख्तशाही से चांदी नोच ली गई, संगीनों की नोक से जवाहरात उखाड़ लिए गए। दरबार में चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। जगह जगह झाड़ फानुस चकनाचूर बिखरे हुए थे। दीवारों पर खून के धब्बे थे।
لال بارادری پر قبضہ کرنے کے بعد ریزیڈنٹ نے انتظام الدولہ مصطفیٰ علی خان کو حکم دیا کہ وہ الماس باغ جا کر بیگم صاحبہ کے محل پر قبضہ کر کے تمام اسباب ضبط کر لے۔ ادھر لال بارادری میں جو لاشیں شناخت ہو سکیں ان کو وارثان کے سپرد کر دیا گیا، باقی لاشوں کو گومتی میں ڈلوا دیا گیا۔ اس کے بعد بارادری کی صفائی کی گئی تاکہ نئے بادشاہ کی تاجپوشی کی جا سکے۔ ادھر گرفتار نواب اور ان کی دادی کو ریزیڈنسی میں واقع زرد کوٹھی میں لے جا کر الگ الگ کمروں میں بند کر دیا گیا۔ کچھ دن بعد منا جان کو بادشاہ بیگم کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں فقط ایک ٹوٹا پھوٹا پلنگ اور ایک چٹائی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کمرہ صرف کھانے کے وقت کھلتا تھا۔ کمرے پر ہر وقت انگریز سپاہیوں کا پہرا رہتا تھا۔ کسی ہندوستانی سپاہی کو بھی کمرے کی طرف جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ دن بعد نواب رفیع الدین حیدر اور ان کی والدہ افضل محل اور ان کی دادی بادشاہ بیگم اور خادمہ کو لیفٹیننٹ شیکسپیئر کی کمان میں کانپور کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ نواب رفیع الدین حیدر کے سلسلے کی چوتھی قسط جلدی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔